तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो देखो, आयोगों की जो हमारी श्रृंखला है, तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग। आप सभी जानते हो कि केग का पद जो है भारत सरकार का कितना महत्वपूर्ण पद है। तो आइए, क्या क्या है इस पद में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। वैसे तो हर एक एग्ज़ाम में इसके ऊपर प्रश्न आपको दिखते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में हर लगातार 4 सालों से इसके ऊपर क्या प्रश्न लगातार बनते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अगर आप देखोगे ना, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केक। केक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। है ना। 1858 में क्या हुआ, महालेखा कार्यालय की स्थापना हुई। आपको सबको मालूम है कि 1857 में क्रांति हुई थी। तो उसके बाद में जब नया कानून आया, वायसराय के पद के साथ में क्या हुआ, एक पद आया महालेखाकार कार्यालय, उसकी स्थापना हुई। फिर 1866 में क्या हुआ, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 1866 में 1919 का जब अधिनियम आया, मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसमें क्या हुआ, इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। मतलब इसको क्या हुआ, कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाद में संविधान जब लागू हुआ, तो इससे क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा मिल गया। मतलब अपने भारत का जब संविधान लागू हुआ, तो इसको एक संवैधानिक प्रकार से दर्जा मिल गया। और इसमें क्या हुआ कि भाग 5 में इसको रख दिया। तो वर्तमान में क्या है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, आप सभी को मालूम है। और भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में क्या है, ये वर्णित है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। 1858 में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई महालेखा कार्यालय के नाम से। फिर 1866 में इसका नाम, जो आज की तारीख में हम बुलाते हैं, वो नाम हुआ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। 1919 में इसको कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हुई। फिर भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसको संविधान में दर्जा मिला। और वर्तमान में क्या, भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक ये क्या वर्णित है ना। इस संस्था के बारे में जाने, तो केग मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्ति विशेष नहीं है, एक संस्था है केग, है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति हमारे। क्यों करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं ना। नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति जी ही लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। जैसे मानवाधिकार आयोग की वीडियो हो गई, चुनाव आयोग की वीडियो हो गई, है ना। फिर है इसको पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे। जैसे देखो, अब इनका जो पद रहता है ना, तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके समतुल्य रहता है, बिल्कुल इनके समान रहता है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही इनको क्या करते हैं, पद से हटाया जाता है। वेतन और सेवा शर्तों की बात करते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित, है ना। प्रथम के कौन थे, तो वो थे पी नरवरी। और वर्तमान के कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और कौन से नंबर के, तो 14वें नंबर के, 14 नंबर के। फिर प्रमुख अनुच्छेद की बात करें तो आप सभी को मालूम है, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में है ये। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत में क्या होगा, एक केक का पद होगा, है ना। केक की नियुक्ति, शपथ और उसकी सेवा शर्तों से संबंधित है, 148। फिर अनुच्छेद 149, ये 2019 के एमपीपीएससी में पूछा गया था। अनुच्छेद 149 में क्या है, केग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है ना। मतलब यह है कि केग के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन सी इसकी शक्तियाँ होती है, उससे संबंधित होता है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति केग की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि केग जो चाहेगा ना कि ये जो अकाउंट है इसको आप ऐसा रखो, ताकि हर कोई, हम इसको आरटीआई के तहत इसको लोगों को बता सकें, जनता की मांग पर हम इसके बारे में इसका ब्यौरा दे सकें। तो अनुच्छेद 150 ये करता है कि जैसा केक बताता ना, वैसे ही राष्ट्रपति अपने सारे अकाउंट, मतलब जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने भी जो अकाउंट, उनको उनके हिसाब से मेंटेन कर सकती है। अनुच्छेद 151 कहता है एक अंकेक्षण प्रतिवेदन, है ना। अंकेक्षण प्रतिवेदन मतलब ये है कि देखो, केक क्या करता है, अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। वार्षिक रिपोर्ट भी नहीं कहे तो मतलब बजट आता है, तो जो भी मतलब जिन चीज़ों की जांच करता है ना, क्या करता है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको देता है, वो राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उन रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। और राज्य से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट रहती है, तो वो राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल इसको क्या करता है, विधानमंडल में रखवाता है।
फिर अनुच्छेद 279 कहता है 279 शुद्ध आय की गणना को प्रामाणिक करना। जैसे हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती ना, शुद्ध आय की गणना, तो उसको क्या चेक करने का काम किसका है? केग का। फिर इसके कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। अब देखो, कार्य और शक्ति को बताने से पहले मैं आपको तीन चीज महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, है ना। एक तो है हमारी संचित निधि, दूसरी लोक लेखा निधि और तीसरी आकस्मिकता निधि, है ना। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि वो होती है जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी सारा पैसा है उसको क्या करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में रखते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे क्या होता है, एटीएम के माध्यम से निकाल लेते हैं, या फिर आजकल तो यूपीआई ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। तो वैसे ही क्या करती है कि भारत सरकार को जितना भी राजस्व के प्राप्त होता है किसी ना किसी माध्यम से, टैक्स पेयर का पैसा वगैरह, जहाँ जहाँ से, जैसे कि और किसी से लोन लेना, किसी देश से या किसी देश को लोन देना, जैसे जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, विनियोग होते हैं, तो उन सबका जो पैसा रहता है ना, वो संचित निधि में जाता है। अब इस संचित निधि से पैसा कैसे निकालते हैं? तो ये संसद निकालती है संचित निधि में से पैसा। और इस पैसे से क्या होता है कि जितने भी जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी, मतलब पद रहते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये हमारा केग हो गया, तो इन सभी को क्या सैलरी कैसे मिलती है? तो ये संचित निधि से। फिर आती है हमारी लोक लेखा निधि। तो ये लोक लेखा निधि ऐसी होती है कि इससे क्या होता है, अ, मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि एम्प्लॉय हो गए, है ना, कंपनियों के, तो ईपीएफ का जो पैसा आता है, पीएफ होगा, है ना, तो वो क्या होता है, लोक लेखा निधि में जमा होता है। ये पैसा ऐसा रहता है कि जिसपे क्या सरकार का कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहता है, और ये जो पैसा अगर सरकार जमा करती है तो इनको क्या सरकार को लौटाना पड़ता है, तो लोक लेखा निधि वो होती है। और आकस्मिकता निधि मतलब समझ जाओ आप, इमरजेंसी में यूज़ होती है। संचित निधि में से ही कुछ पैसा आकस्मिकता निधि में ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि कभी देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो तो उस पैसे को निकाल सके। और ये मैंने 266(1), 266(2) और 267 जो लिखा ना, ये इसका अनुच्छेद है, तो इसको आप ध्यान रखना, याद रखना, है ना। संचित निधि 266(1) में है, लोक लेखा निधि 266(2) में है, और आकस्मिकता निधि जो है 267 में है। अब अपन एक काम करते हैं, इनके कार्यों की चर्चा करते हैं। केग जो है भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के सभी व्यय से संबंधित खातों का लेखा परीक्षण करता है। जितने भी जो भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है ना, उन सभी के जो इनकम और एक्सपेंडिचर रहते हैं ना, उन सभी की जांच कौन करता है? केग करता है। वह भारत की आकस्मिकता निधि, मतलब इमरजेंसी फंड जो रहता है भारत का, भारत के लोक लेखा के साथ में प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से, मतलब राज्य हो या केंद्र सरकार हो, है ना, सभी की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि की जांच करता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खातों जैसे बैलेंस शीट वगैरह की अन्य सहायक खातों को ऑडिट करता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, है ना। कोई से भी सरकार हो, उनका कोई सा भी विभाग हो, सभी विभागों का क्या करेगा, ये वो ऑडिट करता है। वह या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकाय, जिन जिन भी जो संस्थाएं रहती है, जितने भी विभाग रहते हैं, जितने भी निकाय रहते हैं, है ना, उन सबको जो सरकार पैसा दे रही है, जैसे केंद्र सरकार पैसा दे रही है या राज्य सरकार दे रही है, वैसे सभी अन्य कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां मतलब, अन्य निगमों और निकायों को क्या करता है, केग ऑडिट कर सकता है ना। फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे स्थानीय निकाय द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का भी ऑडिट कर सकता है। जैसे कि राज्यपाल ने केग को क्या करा, प्रतिवेदन भेजा कि ये नगर निगम है, इसका मेरे को हिसाब नहीं मिल रहा है, तो एक काम करो, आप इनके खातों की जांच करो। तो राज्यपाल के कहने पे क्या करेगा, केग उन खातों की जांच कर देगा। वैसे राष्ट्रपति अगर उनके किसी विभाग के बारे में बोलेंगे कि केग मतलब आपको ये हमारा विभाग जांचना है, तो केग क्या करेगा, उनका काम भी कर देगा। फिर क्या है तीसरा, वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के खातों को किस फॉर्म में रखा जाए। ये मैंने आपको बता ही दिया पहले, अनुच्छेद 150 में। वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो बदले में उन्हें संसद के दोनों सदनों में समझ रखता है। अनुच्छेद 151 से संबंधित है ये तथ्य पॉइंट, मैंने आपको बता दिया पहले, है ना। फिर है, वह राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल इनको क्या करता है, राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। तो देखो, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा तो राष्ट्रपति इनको संसद में रखवाएगा,
और राज्यपाल को जो रिपोर्ट देगा, राज्यपाल क्या करेगा, उसको राज्य के विधानमंडल में रखवाएगा। तो ये जो दोनों काम कर रहा है, ये अनुच्छेद 151 के तहत अंकेक्षण प्रतिवेदन के तहत में कर रहा है। तो ये आपको याद रखना बहुत ध्यान से, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछ सकते हैं इस बार, चांसेस लग रहे हैं मेरे को इसके। फिर केक जो है संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में भी कार्य करते हैं, है ना। अब ये क्या करता है, 3 रिपोर्ट राष्ट्रपति को क्या करता है, देता है। सबसे पहली रिपोर्ट बनाता है ये विनियोग लेखा, जो रेगुलेशंस अकाउंट्स रहते हैं ना, उनके ऊपर क्या करता है, लेखा परीक्षा करके उसकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देता है। फिर दूसरी है वित्त लेखों पर, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लेखे होते हैं ना, अकाउंट्स होते हैं, उनकी क्या करता है, परीक्षा करके उनकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देगा। और तीसरी रिपोर्ट जो देता है वो है सरकारी उपक्रम, जितने भी सरकारी संस्था है सबके ऊपर लेखा परीक्षा करके उनकी रिपोर्ट करके क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है। तो बस आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। और अंत में वही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और बस बहुत जल्दी फिर एक और वीडियो ला रहा हूँ मैं राष्ट्रीय महिला आयोग पर। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।